पुलकित आज की डाक में खूबसूरत से शादी के कार्ड को खोल ही रहा था, उसकी आईएएस बैचमेंट प्रिया का फोन आ गया। पुलकित, सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने ओम से शादी करने का फैसला लिया है। महत्वाकांक्षी प्रिया ने पुलकित को पसंद किया था क्योंकि वह आईएएस परिवार से ही है। दादाजी, पापा और दोनों भाई के साथ साथ भाभी भी भैया के ही बैच की आईएएस हैं। ट्रेनिंग के दौरान प्रिया से हुई दोस्ती को देखकर उसके दोस्त और बैचमेट प्रवीण ने उसे प्रिया की स्वार्थपरता को इंगित किया था, पर वह समझ नहीं पाया। प्रिया ने अपने से जूनियर राजनीतिक के परिवार के ओम से शादी का फैसला लिया। हमारे देश में आईएएस से ज्यादा राजनीतिक का प्रभाव होता है। पुलकित बहुत अपसेट हो गया। सर्वगुण संपन्न आईएएस का अपने जूनियर से हार जाना और प्रिया की अस्वीकृति उसे झकझोर रही थी। वह बहुत परेशान और निराश हो गया। फिर से फोन की घंटी बजने पर घरेलू सहायक पप्पू ने कहा, साहब, प्रवीण साहब फोन पर बात करना चाहते हैं। अनिच्छा से ही हेलो कहा। प्रवीण बोला, पुलकित, मेरी शादी तय हो गई है, कार्ड तुझे भेज दिया है। एक दोस्त का अनुरोध है, मेरे विवाह में तुझे जरूर आना है। तेरे लिए होटल बुक कर दिया है। मैं अपने दोस्त का इंतजार करूंगा। यहाँ आसपास घूमने के लिए ओरछा, झांसी, खजुराहो और भी कई जगह हैं। कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी लेना ताकि आसपास घूम सको। पुलकित ने अपने को निराशा से मुक्त करने की सोच प्रवीण की शादी में जाने की सोची। पुलकित ने दिल्ली से अपनी गाड़ी से ही सफर करना तय किया। सड़क का सफर समय के साथ साथ बहुत सी असुविधाओं से बचाता है। पुलकित मध्य प्रदेश के छोटे से शहर में प्रवेश कर चुका था। एक राहगीर से होटल आमंत्रण के बारे में पूछा। उसने कहा, भैया जी, आप कलेक्टर साहब की शादी में आए हैं? हाँ, राहगीर ने रास्ता बता दिया। पुलकित ने पूछा, तुमने कैसे जाना? भैया जी, आप नए दिखते हैं ना, और कलेक्टर दिखते हैं। होटल पहुंचते ही उसे रिजर्व रूम मिल गया। फ्रेश होते होते प्रवीण अपने भाई नंदन के साथ पहुंच चुका था। पुलकित को देखते ही प्रवीण गले लग गया। पुलकित, मैं तो सोच भी नहीं सकता तू अपने इस साधारण से दोस्त के बुलावे में सुविधा रहित छोटे से शहर में आएगा। पुलकित को इतना अपनापन तो शायद भैया से भी नहीं मिला। नंदन, यह मेरा जिगरी दोस्त पुलकित, और पुलकित, यह मेरा छोटा भाई नंदन है। यह तेरा गाइड और साथी है। घर पास में ही है, वहां चलकर गरम गरम नाश्ता कर ले। जब कुछ खाने का मन होगा तो होटल में खा सकता है। नंदन के साथ घर पहुंचकर गरम गरम अदरक इलायची वाली चाय ने उसकी पूरी थकान मिटा दी। प्रवीण के दादा दादी, पिताजी, उसके दोनों भाई निखिल और अखिल उससे मिलने आए। रिश्तेदारों की जमघट में कुछ अलग ही आतिथ्य सत्कार मिल रहा है। पिड़ई आलू की सब्जी व दही जलेबी के नाश्ते में रोज ब्रेड आमलेट और पोहा से कुछ अलग ही मजा आया। प्रवीण ने नंदन से कहा, नंदन, पुलकित बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, इससे तू फोटोग्राफी के गुर सीख ले। पुलकित को हर रस्म के बारे में पहले ही बता देना। रंगोली, मांडला से सजे आंगन, केले के पेड़ के तने से सजे मंडप, आम्र पुलकित के वंदनवार, हल्दी का शगुन, भाभीियों व रिश्तेदारों की ठिठोली, सब पुलकित के कैमरे में कैद हो रही है। दोपहर में जमीन पर पालथी मारकर बैठकर बथुआ की कढ़ी, चावल और देसी व्यंजनों का सुस्वादु भोजन। शाम को मोटे मोटे सेव के साथ सौंफ और गुड़ वाली चाय। नए अनुभव हैं। शाम को ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पूजन, बारात की वधू धरा के पूरे गांव में परिक्रमा, जयमाल, सगुन के गीत, जूता चुराई, पाणी ग्रहण, सारी रीत रिवाज कुछ एक चलचित्र की तरह लग रहा है। सुबह कलेवा में दामाद से उसकी फरमाइश पूछना और पूरा करने का वादा मिलने पर ही दामाद का नाश्ता करना भी एक रिवाज है। प्रवीण का कलेवे गांव में ही लड़कियों का डिग्री कॉलेज खुलवाने की इच्छा को पूरी करने की गांव वालों द्वारा हामी भरना एक पढ़े लिखे दामाद की सोच है। नाश्ते के बाद प्रवीण के साथ पुलकित को भी नेग मिलना, कन्या विदाई, सब कुछ पुलकित की जिंदगी में नया अनुभव है। वधू आगमन में दरवाजे रोकने की रस्म में भाई बहनों का पुलकित से मांग की दावेदारी पक्की करना प्रत्येक पल पुलकित को रोमांचित कर रहा था। दरवाजा रोकने की रस्म में मोल भाव चल रहा था। भाई बहनें 5,000 रुपये कह रहे थे। पुलकित ने रेट बढ़ा दिया। 5,000 में क्या होता है, 50,000 मांगो। विनय बोला, तू मेरा दोस्त है और इनकी तरफदारी कर रहा है।
हाँ हाँ पुलकित, भैया ने ठीक कहा है। मोल भाव करते करते 25,000 में बात अटकी। धरा कह रही थी दे दीजिए ना, छोटे भाई बहन हैं। पुलकित को याद आया उसके साथ चचेरी ममेरी बहनों के दरवाजा रोकने की रस्म पर भाभी ने कहा था, मांगते शर्म नहीं आती, मेहनत से कमाओ तो जानू। उसके बाद वधू आगमन की रस्में किसी तरह निपटाई गईं। पुलकित हर रस्म में छोटे भाई बहनों के साथ हिस्सा ले रहा है। उसकी कैमरे की क्लिक क्लिक में ढेर सारे ग्रुप फोटो भी खींचे जा रहे हैं। रिसेप्शन पार्टी की सजावट में भी सबके साथ पुलकित की भागीदारी हो रही है। दारानंदन, निखिल अखिल और उनके दोस्तों के सहयोग से एक खूबसूरत सा ग्रामीण परिवेश तैयार किया गया है। रंगोली से सजे धजे पुते आंगन, दिया और लालटेन की रोशनी से सजा वातावरण, आंगन के पेड़ में बंधे झूले में वर वधू का झूलना, कांजीवरा और जलजीरा का कुल्हड़ में वितरण, देसी व्यंजनों मेथी पालक की पूड़ी, आंवले की सब्जी, बेसन का मीड़ा, लौकी का रायता, मसालेदार भुनी कचरी की चाट, पपीते की चटनी, पेठे की खीर, गन्ने के ताजे रस के ठेले और भी अनेक देसी व्यंजनों की सौंधी सी खुशबू का परिवेश बड़े बड़े इवेंट मैनेजरों को चुनौती दे रहा है। पुलकित प्रिया द्वारा अपनी अस्वीकृति को भूलकर खुशियां बटोर रहा है। तभी एक साधारण से धोती कुर्ता पहने एक बुजुर्ग का प्रवेश वातावरण को और खुशनुमा बना गया। बुजुर्ग के आते ही प्रवीण के घर वालों का उनको प्रणाम करना, प्रवीण और धरा का अपनी जगह से उठकर उनको प्रणाम करना, बुजुर्ग का स्नेह से उन्हें गले लगाना और आशीर्वाद खास आत्मीयता बयान कर रही है। प्रवीण ने पुलकित को बुलाया। पुलकित, ये है पेशियों वाले दद्दा जी, और दद्दा जी ये है मेरा बेचमेंट पुलकित। पुलकित ने भी झुककर पैर छू लिए। वह तो उनको प्रवीण का रिश्तेदार समझ रहा था। प्रवीण कह रहा है, पुलकित आज मैं जो कुछ भी हूँ दद्दा जी के लिए हूँ। इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। पुलकित सोचने लगा, एक पेशियों वाले का एक आईएएस को नया जीवन देना कैसे हुआ। प्रवीण कहने लगा, उस दिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का परिणाम निकला था। मैं तीसरी बार भी फेल हो गया था। मेरे व मेरे घर वालों का सपना टूट चुका था। मैं शर्म से मरा जा रहा था। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए घर भी नहीं गया। मैं निरुद्देश भटक रहा था। घर में बूढ़े दादा दादी और 3 छोटे भाई बहन थे। बिहार के एक छोटे से शहर में पिताजी की साधारण सी नौकरी, उन पर परिवार का बोझ और आत्महत्या की सोच मुझे कितनी दूर ले आई पता ही नहीं चला। सामने एक पीसीओ देखकर अपने कर्तव्य की याद आई। पीसीओ में घुसते ही पिताजी को फोन लगाया। पिताजी, मैं तीसरी बार भी प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सका। मैं जीना नहीं चाहता, आत्महत्या कर लूंगा। पिताजी कुछ कहते इससे पहले ही मैंने फोन रख दिया। फोन रखकर जाने लगा। दद्दाजी ने बुलाया, बेटे पैसे तो देते जाओ। मैं रुककर अपनी जेब टटोलने लगा। जेब में तो पैसे थे ही नहीं। दद्दाजी शायद इतनी देर मेरी बात सुन रहे थे। पैसे के लिए रोकना ही शायद दद्दाजी का उद्देश्य था। मेरे से पूछा, इंजीनियरिंग में दाखिला हो जाए तो आत्महत्या तो नहीं करोगे? मैं भौचक्का उन्हें देख रहा था। एग्जाम में फेल हो गया, दाखिला कैसे होगा? इन्होंने अपना प्रश्न फिर दोहराया। अब मेरी समझ में आ गया था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, बैठो। पिताजी का नंबर फिर से मिला दिया। फोन करके बताओ, कुछ गलत काम नहीं करोगे? दोबारा फोन लगते ही पिताजी बोले, बेटा तुम कुछ गलत काम मत करना, दादा दादी परेशान होंगे। मैं अभी अभी रवाना हो रहा हूँ। मैंने रोते रोते कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा। पीसीओ वाले अंकल जी कह रहे हैं मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला करा देंगे, आप बात करिए। अंकल जी ने पिताजी को कहा, आप बेटे के दाखिले के लिए आइए, आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बेटा कुछ नहीं करेगा। ये दद्दाजी का वादा है। दद्दाजी ने तुरंत किसी को फोन लगाया। अनिल, मैं पीसीओ वाले दद्दाजी बोल रहा हूँ। एक बच्चे का दाखिला करवाना है, वह परीक्षा नहीं पास कर सका है। अरे, बच्चे के जीवन मरण का प्रश्न है। दाखिला नहीं होगा तो वह आत्महत्या कर लेगा। मैंने वादा कर दिया है। मेरे पोते अर्णव की फीस तो जमा है, उसका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया है। हाँ, बेटे का नाम क्या है? प्रवीण। मैंने कहा, प्रवीण है बच्चे का नाम। 2 दिन बाद उसके पिता आएंगे, दाखिला दे देना और सरकारी वजीफा भी दिला देना। हाँ हाँ, धन्यवाद। मेरी तरफ देखकर बोले, अब तो खुश हो ना? अपने प्रमाण पत्र लेकर आना। अब घर जाओ,
2 दिन बाद पिताजी स्टेशन से मेरे साथ सीधे दद्दा जी के पीसीओ गए। उन्हें अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था, एक पीसीओ वाला किसी बच्चे का इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे दाखिला करा सकता है। दद्दा जी हमारे साथ कॉलेज गए। डायरेक्टर साहब ने उनके पैर छुए। उन्होंने कहा, दद्दा जी आपको आने की क्या जरूरत थी, आपने कह दिया, बस इतना ही काफी है। मेरा दाखिला हो गया। पिताजी और मैंने उनके पैर छुए। कॉलेज में पता चला अंकल जी ने कई बच्चों का दाखिला करवाया, कई बच्चों की फीस माफ कराई, कई लोगों को नौकरी दिलवाई। सब उन्हें दत्ता जी कहते हैं। दत्ता जी के पैर छूने पर इतना ही कहा, एक अच्छे इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की सहायता करना। मैंने दत्ता जी का सम्मान रखा। मेरी मेहनत का नतीजा सार्थक हुआ। मैं कॉलेज में प्रथम व यूनिवर्सिटी में 5वें स्थान पर रहा। कैंपस सिलेक्शन के बावजूद मैंने नौकरी नहीं की। कॉलेज में 1 साल पढ़ाया। दत्ता जी के कहने पर मैंने आईएएस की परीक्षा पास की। सरकारी योजनाओं का शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन करने के लिए ईमानदार आईएएस अफसरों की जरूरत है। दत्ता जी मेरे जीवन में देवदूत बनकर आए और दूसरों का भला करने की सीख दी। पुलकित सोचने लगा, जिस तरह दत्ता जी प्रवीण के जीवन में देवदूत बनकर आए, उसी तरह पुलकित की जिंदगी में प्रवीण भी देवदूत बनकर आया है, जिसने उसे निराशा से बचा लिया और एक नई जिंदगी दी और सुखानुभूति का अनुभव कराया। प्रवीण की उत्सव की खुशी उसकी जिंदगी का एक सुखद अनुभव है। मेहमान जा चुके थे, नंदन आ गया। भैया भाभी आप भी चलिए, खाना खा लीजिए, सुबह जल्दी उठकर घूमने जाना है। पुलकित देवदूत के सानिध्य से सुखानुभूति से अनुभूति डिनर के लिए सबके साथ हो लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।